आप देख सकते हैं कि आपके सामने नम्स 2019 का रिकंडक्ट का फिज़िक्स का पोर्शन आपके सामने है। इन टेस्ट की इमेज क्वालिटी इतनी सही नहीं थी, ये सारे 40 के 40 MCQ हैं, इसलिए मैं इमेज क्वालिटी की वजह से मैंने इनको टाइप कर दिया है ताकि डिस्कशन करने में आसानी हो। आप इन क्वेश्चंस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नम्स में किस टाइप का पेपर आता है, कहाँ से MCQ नम्स में आते हैं, किन बुक से आते हैं, और आपको नम्स के पेपर की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक से तैयारी करना होगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नम्स का पेपर किन बुक से आता है। बहुत से बच्चे ये दावा करते हैं कि नम्स का पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि नम्स का पेपर किस टाइप का होता है और कहाँ से तैयारी कर सकते। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर। हमें पता है कि लेंथ का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में, मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड्स। तो इनके मुताबिक आंसर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बीटा हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन से उनसे MCQs डाला है। द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये देखिए, L इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर सेंटी माइनस 2, तो ये कितना आ गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर है। ये तो कतई नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारे पास आंसर ये आ गया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर प्लस 2 मीटर। ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकेंगे। आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 10 इन टाइम 2 सेकेंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय। अब यहाँ पे VA है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, VF है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड और T है 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशंस ऑफ मोशन में से एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमारे पास 2AS निकालने के लिए ये फार्मूला मौजूद है, लेकिन हमारे पास A नहीं है। तो A किस में से निकालेंगे, A पहली इक्वेशन से निकालेंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF कितना है 10, ये 0 प्लस A इंटू 2, 10/2, एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 2A की जगह 5S फाइंड करना है। VF कितना है 10 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो S इज इक्वल टू 100/10। तो ये S इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया हमारे पास। इसमें से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। सबसे पहले VF इज इक्वल टू VI प्लस AT से A निकालेंगे, फिर उसे 2AS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर में पुट कर देंगे। सिंपल सी बात थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू सिस्टम, ये नहीं, नो एक्सटर्नल फोर्स, ये भी नहीं है हमारे पास, ओनली लीनियर फोर्स, ये भी नहीं,
बुक में डेफिनेशन के मुताबिक ये उसने बताया है कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू अ सिस्टम इज़ ज़ीरो। तो ये बुक की लाइन है, हमारे पास सादी सी बुक की लाइन है। आपने नम्स के टेस्ट के लिए सिर्फ एफएससी की बुक्स को मैं रिकमेंड करूँगा, किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नम्स का पेपर भी पिछले साल यूएचएस ने बनाया था, तो यूएचएस एफएससी की बुक में ही पेपर डालेगा, एफएससी की बुक में से ही पेपर डालेगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज़ डैश एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ डैश रिस्पेक्टिवली। तो याद रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन में इलास्टिक और इनइलास्टिक है हमारे पास। आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मोमेंटम दोनों में कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कब देखेंगे। तो मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, दोनों में कंजर्व रहता है। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो उसने इनइलास्टिक का पूछा है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। ये हमारे पास ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। अब इसमें से कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड, तो बीटा हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह याद रखना है, ताकि अगर इलास्टिक के बारे में भी वो आपको पूछें तो आपका पॉइंट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, अ mass of 20 किलोग्राम इज़ रेज्ड फ्रॉम अ फ्लोर टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन कैलकुलेट पावर। तो पावर का हमारे पास फार्मूला क्या है, P = W/T। यह मैस और हाइट दी है mgh/T। m कितना है हमारे पास 20, g होता है 10, h है हमारे पास 2, टाइम है हमारे पास 4.5 का फ्रैक्शन में करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये कैसे, तो इसका आंसर 2 5 5 2 5 9 तो 22 40 तो ये हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10/9। 22 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये कितना आ गया 80 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ गया 800। कैलकुलेशन करके 800/9 अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। 10 को इसमें पुट करेंगे तो 80 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 80 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया इसका। आपने कैलकुलेशन करते वक्त अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लेना है ताकि आपका टाइम बच सके। अगर आप 9 से डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने अप्रॉक्सीमेट लेके जो उसके करीब वाली वैल्यू है उस ऑप्शन को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ mass m is released with initially during the downward motion frictional force F is apparent when body reaches। आपको पता है कि टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 मैक्सिमम। ये टॉप है, उसने कहा है कि टॉप से रिलीज़ किया है, ये बॉटम है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो टॉप से बॉटम की तरफ आते वक्त इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो उसने डाउनवर्ड मोशन में फ्रिक्शनल फोर्स को भी प्रेजेंट किया है। पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास mgh होती है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो वो माइनस करेगी FH। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²।
तो यहाँ से h कामन लेंगे mg माइनस f, तो ये 1/2 mv²। तो ये हमारे पास चार्ली आंसर आ गया इसका। तो ये चार्ली हमारे पास आंसर है। वो आपसे बॉटम से टॉप की तरफ भी पूछ सकता है कि बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो टॉप पे कितनी होगी। इस तरह आपको बुक से अच्छी तरह इस कंसेप्ट को याद करना होगा। फॉर अ सैटेलाइट, ये भी बुक का फार्मूला है। फॉर अ सैटेलाइट सो दैट इट कुड स्टे ओवर द सेम पीरियड पॉइंट ऑन द ऑर्बिटर रेडियस, हमने डेराइव किया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में। आपको पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओवर सेम पॉइंट ऑन दी अर्थ हमेशा रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बुक में आपने फार्मूला डिराइव किया था r = gmt² ओवर 4π² 1/3। ये आपने फार्मूला डिराइव किया तो इसके मुताबिक आंसर क्या आ जाएगा? इसके मुताबिक ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि पावर भी 1/3 थी। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि r था। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि r रेडियस का स्क्वायर नहीं कि हमने कैलकुलेट करना है, बल्कि रेडियस का फार्मूला डिराइव करना है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2 रेडियन ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला s = r θ। r क्या है यहाँ पे? r 3.5 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा 2 रेडियन। 3.5 को फ्रैक्शन में किया तो ये आ गया 2 5 5 7 s = 7 मीटर। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 7 मीटर आ गई। आपको लिहाजा ये तीनों फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। v = r ओमेगा, a = r ओमेगा, s = r ओमेगा। वो आपसे इनके बारे में भी MCQ पूछेगा क्योंकि पास्ट पेपर में जो भी MCQ आता है आपको उसके मुतल्लिक जो भी MCQ बन सकते हैं वो तमाम पॉसिबल MCQ तैयार करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर SHM एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फॉर SHM एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डैश टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स। हमें पता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये ऑप्शन तो हमेशा के लिए गया, ये ऑप्शन तो मिटा दें। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स। हमें पता है कि ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये माइनस साइन हमेशा शो करता है कि डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। डायरेक्टली टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये ऑप्शन हमारे पास कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचा डेल्टा। डैम्पिंग इज़ द प्रोसेस, ये देखिए आप देख सकते हैं कि बुक की लाइनें ही ज़्यादातर आती हैं। डैम्पिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय डैश इज डैश फ्रॉम ऑसिलेटिंग सिस्टम, एनर्जी इज़ डिसिपेटेड। हमें पता है कि डैम्पिंग में एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम डिक्रीजेज विद टाइम। तो इसका मतलब है कि एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में डिसिपेट होती है, वो जनरेट नहीं होती डैम्पिंग में प्रोसेस में। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास से गया। स्टोर भी नहीं होती, ये भी गया। कंजर्व भी नहीं होती। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, एनर्जी इज़ डिसिपेटेड। तो ये भी आपकी FSC की बुक 1 की लाइन थी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि नम्स के पेपर के लिए भी FSC की ही बुक्स आपने पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर द डैश ऑफ द ऑसिलेटर डैश। हमें पता है कि जब फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो वो बॉडी रेजोनेट करने लगती है।
रेजोनेट का मतलब क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज विद टाइम। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज विद टाइम। तो हमें पता है कि रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ नहीं, फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन तो हमने डिलीट कर दिए। अब रह गए एम्पलीट्यूड। तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है, तो लिहाजा ये ऑप्शन हमारे पास बच गया। अगला क्वेश्चन है, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड है लेंथ ऑफ 5 मीटर, लेंथ उसने दी है 5 मीटर। कैलकुलेट द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी फाइंड करनी है? सेकंड हार्मोनिक की। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आर्गन पाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह बयान किया है। आर्गन पाइप के क्वेश्चंस को अगर आप उस पर पूरी गिरफ्त पाना चाहते हैं आर्गन पाइप के क्वेश्चंस पर, तो मेरी वीडियो है आर्गन पाइप पर, वो आप ज़रूर देखें। आप देख सकते हैं कि एंट्री टेस्ट में आर्गन पाइप से मुतल्लिक वो आपसे एमसीक्यू ज़रूर पूछेगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास फार्मूला होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के लिए होती है V/2L। फर्स्ट हार्मोनिक की होती है 2V/2L। सेकंड हार्मोनिक की क्या होगी? 3V/2L। तो सेकंड हार्मोनिक की हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड 340, 2 इंटू लेंथ कितनी है 5, यहाँ पे 10 आएगा तो 10 इससे कैंसिल, तो 34 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 102 हर्ट्ज आएगा। सॉरी, मुझसे ऑप्शन में गलती हो गई है, यहाँ पे 102 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A traveling wave in which particles in motion move perpendicular to the direction of propagation of wave। तो हमें पता है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव से, अगर ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है तो पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर किस वेव में मूव करते हैं। स्टैंडिंग वेव में तो हमें पता है कि नहीं मूव करते, स्टेशनरी वेव में तो पार्टिकल्स एक ही जगह पर रहते हैं। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमें इंतखाब करना है, तो इनकी डेफिनेशन में मौजूद है। ये एमसीक्यूज एक्चुअली उसने डेफिनेशन का ही बनाया है, तो उसका आंसर है ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल में वो अलोंग द डायरेक्शन मूव करते हैं पार्टिकल्स। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये ट्रांसवर्स है, ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है, लेकिन पार्टिकल्स इस तरह मूव कर रहे हैं ऊपर परपेंडिकुलर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में हमें पता है कि साउंड की एग्जांपल है, पार्टिकल्स भी इधर को मूव कर रहे हैं और वेव भी इधर को मूव कर रही है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल। इसको डिलीट कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेव विच ट्रांसफर्स डैश बाय मूविंग वेव, सॉरी, अ वेव विच ट्रांसफर डैश बाय मूविंग वेव फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड। स्टैंडिंग वेव में तो हमें पता है कि वो वेव फ्रॉम द सोर्स मूव नहीं करती, स्टेशनरी भी मूव नहीं करती। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और प्रोग्रेसिव मूव करती है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एनर्जी इस तरह ट्रांसफ़र नहीं करती जिस तरह प्रोग्रेसिव वेव करती है। तो हमने बेस्ट आंसर पिक करना होता है एंट्रेंस टेस्ट में। बेस्ट आंसर्स लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेसिव उससे बेस्ट आंसर है, तो लॉन्गिट्यूडनल को डिलीट कर देंगे, तो प्रोग्रेसिव हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज गिवन बाय। तो अगर आपने काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर अच्छी तरह याद किया है तो आपको मालूम होगा
कि उसमें डेरिवेशन की गई थी। डेरिवेशन थी रो इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रो ओवर 3b²। यहाँ से डेरिवेशन शुरू होती है पी की, तो रो हमारे पास होता है mn ओवर v p। हमने 1/2mv² करना है, तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दें। n ओवर v 1/2, ये m अंदर चला गया mv², तो ये n ओवर v, ये 3 इधर आएगा 3 1/2mv², p ओवर 2, यहाँ सिर्फ p रह जाएगा, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n ओवर 3v इंटू 1/2mv²। आप डेरिवेशन याद रख के भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा 1/2mv²। ये सारे ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस द रिलेशन फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बुक में ये डेरिवेशन की हुई है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो इसने यही रिलेशन पूछा है कि इनका करेक्ट रिलेशन क्या होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये इसका बीटा करेक्ट आंसर है हमारे पास। 19th MCQs है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड ऑब्स्टेकल स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। तो आप ये देख सकते हैं कि FSC की 9th लाइट के चैप्टर से उसने ये डायफ्रैक्शन की मुकम्मल डेफिनेशन ही MCQ में डाल दी है। तो हमें पता है कि ये डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर डायफ्रैक्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट मीटर इज इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर। हम ये डेराइव कर लेते हैं। वोल्ट ओवर मीटर, वोल्ट होता है जूल पर कूलम के, ओवर मीटर जूल होता है न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर कूलम ओवर मीटर, मीटर से कैंसिल, तो ये आगे हमारे पास न्यूटन ओवर कूलम। वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम के, तो बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो आपने जो FSC की बुक्स में जो कंसेप्ट दिए गए हैं और डेरिवेशन दी गई हैं, FSC की बुक के कंसेप्ट्स और डेरिवेशंस, उनको आपने बिल्कुल अच्छी तरह याद करना है। उनमें से ही आपको नम्स और MD-CAT में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहीं और से वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये देखिए फिर से उसने सादा सा फार्मूला दे दिया, तो इसका आंसर तो एवरेज स्टूडेंट को भी आता होगा, 1/2CV²। ये एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर होती है, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। 21th MCQs की तरफ चलते हैं। 22 द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स ड्रिफ्ट विद वेलोसिटी। तो आप बुक 2 FSC की बुक 2 में सेकंड चैप्टर का सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ अगर खोल के देखें अच्छी तरह, तो आपको नज़र आएगा कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लिखी हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये भी बुक में से ही MCQ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ सर्टेन रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है B। प्रोटॉन इंटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड,
लेफ़्ट साइड एक प्रोटॉन इंटर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल लगेगा, राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। आप इन दोनों में से अगर आप इन दोनों कंसेप्ट पे ग्रिप अच्छी है तो आप ये एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको नहीं बता सकता कि राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है, यकीनन किसी से पूछ लीजिएगा, अपने टीचर से कंसल्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ टूवर्ड्स अस। तो इसका आंसर होगा टूवर्ड्स अस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर उसने ईओरएम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ चार्ज दिया है और मैस दिया और ई भी दिया है, एम भी दिया है और ई ओवर एम पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबको पता है कि वैल्यू आपने याद रखी हुई, तो आप डायरेक्ट आंसर इसका पुट कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है द बेस यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमें पता है कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है। स्ट्रेस किसके बराबर है? एफ ओवर ए, जबकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। तो एफ किसके बराबर है? एफ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? किलोग्राम मीटर -1 एस -2। तो इसका आंसर मीटर -1 एस -2 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान एमसीक्यूज उसने पूछे थे। ये अगला थोड़ा सा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 दिया है उसने, Q2 दिया है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर, फाइंड द स्पॉट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़ीरो होगी। एक Q1 है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पर पूछ रहा है कि कहाँ पे ज़ीरो होगी। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी ट्रिक बताऊंगा। तो इसकी ट्रिक का फार्मूला है Q1 का स्क्वायर रूट, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन बिटवीन देम 3 मीटर है, इसको x ले लेते हैं। Q1 का स्क्वायर कितना है? 16 प्लस 4, सेपरेशन कितनी है? 3, यहाँ पे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 ओवर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा मीटर। तो ये 2 मीटर आ गया इसका आंसर। यकीनन आपको इस ट्रिक की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसका फार्मूला होता है ज़ीरो फील्ड लोकेशन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। ये फार्मूला उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग। हमें पता है कि डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक 1/2 साइकिल करता है, 1/2 साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये तो आंसर हमारा गलत हो गया, पॉजिटिव ऑफ साइकिल, क्योंकि वो नेगेटिव भी कर सकता है। ये भी गलत हो गया क्योंकि वो पॉजिटिव भी कर सकता है, बोथ तो करता नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या बचा? 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि डायोड को किस डायरेक्शन में कनेक्ट किया गया है, उसकी बाइसिंग कौन सी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मालूम करना है कि डायोड फर्स्ट बाइस है या सेकंड बाइस। 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद एन LDR इज यूज्ड एज। अगर आप अपनी बुक में से इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में से
पेज नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन तो इसका आंसर नाइट स्विच है। तो उसने ये बुक की लाइन ही दी है, इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं है। बुक की लाइन को आपने अच्छी तरह याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये भी उसने बुक की लाइन दी है। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर कितनी होती है? ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत हाई होती है। इनपुट रेजिस्टेंस की, ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है ये देखें, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है इनपुट्स के दरमियान, इसको इनपुट रेजिस्टेंस और इसका ऑर्डर होता है सेवरल मेगा ओम्स। तो मेगा बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसका आंसर वेरी हाई होगा। इन्फिनिट तो हो नहीं सकता, वेरी लो भी नहीं हो सकता। बुक पे उसने वेरी हाई दिया है तो वेरी हाई ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ इंक्रीज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कीपिंग द लाइट इंटेंसिटी सेम। तो हमें पता है कि इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। उसने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी। अगर वो आपसे कहता कि इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ की है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होने थे। तो यहाँ पे इंटेंसिटी उसने सेम रखी है लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की है, तो काइनेटिक एनर्जी या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होगी। तो 40 का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज बियॉन्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कीपिंग द लाइट इंटेंसिटी सेम देन। अब उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और मेटल की नेचर पे। तो यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको बताया। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है एफ इंसिडेंट से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि ये सिर्फ मेटल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एफ इंसिडेंट पर भी डिपेंड करता है। तो अगला क्वेश्चन है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ एंड सेम वेलोसिटी। तो हमारे पास ये फार्मूला है h = लैम्डा = h ओवर m भी। उसने सेम वेलोसिटी दी है तो वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे, h ओवर m लैम्डा। जिस उसने ग्रेटर वेवलेंथ पूछा है, जिसका मैस सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। मैस और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन हमारे पास आ गया। इनमें से सबसे कम मैस किसका है? सबसे ज़्यादा तो इसका है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन ये भी भारी है, इलेक्ट्रॉन से ये भी नहीं हो सकता। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास करेक्ट आंसर है। 33 वाला क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज इमिटेड आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी अगर लाइमन के बारे में पूछे तो लाइमन का हमें पता है कि फर्स्ट शेल पे आता है, तो शॉर्टेस्ट कब होगी? लाइमन की शॉर्टेस्ट तब होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब मिट होगी जब इन्फिनिटी से n1 पर आएगा। तो अगर बाल्मर का पूछे, बाल्मर पर का इलेक्ट्रॉन 2 पर आता है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसकी क्या होगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसकी होगी इन्फिनिटी से 2 तक। यहाँ उसने इन्फिनिटी नहीं दिया। इन्फिनिटी मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जो शेल है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर शेल 6 है, तो 6 वाले से जब 6 से 2 पर जंप करेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसकी एमिट होगी। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैशन सीरीज इमिटेड
व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी, अब देखें लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट कब होगी, लाइमन का N1 पर आता है, तो लाइमन का अगर 2 से 1 पर आए, अगले शेल से उस पर आए, बिल्कुल उससे अगले शेल पर अगर उस पर आए तो वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी इसकी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बाल्मर के लिए क्या होगा, बाल्मर का 2 पर आता है, तो मतलब 3 से 2 पर आएगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की होगी। पैशन का उसने पूछा है, पैशन का हमारे पास पता है कि 3 पे आता है और 4 से 3 पर आएगा तो लॉन्गेस्ट होगी, 4 से इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने ये जो मैंने पॉइंट बताया इसको अच्छी तरह याद रखना है। 35 MCQs हैं। एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट, ये तो हर बुक में लिखा हुआ आइसोटोप है, आइसोबार का तो मास नंबर सेम होता है, मास नंबर सेम। आइसोमर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, आइसोटोन का तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आइसोटोप्स होगा। अगला क्वेश्चन है 36 वाला, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मास नंबर पे डिपेंड करती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर ओनली। अगला क्वेश्चन है एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उससे अगला क्वेश्चन आ गया 37 वाला था। 37 वाला क्वेश्चन है एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जब कोई भी एक्स एलिमेंट किसी वाई एलिमेंट में डिके होता है और अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उसका जो मास नंबर होता है वो A-4 और Z-2, मतलब कि मास नंबर -4, मास नंबर -4 और Z-2 दोनों डिक्रीज़ करते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास नहीं हो सकते, दोनों क्वांटिटी डिक्रीज़ करती हैं। अब इन दोनों में से देखेंगे, मास नंबर डिक्रीज़ करता है लेकिन यहाँ इंक्रीज़ लिखा हुआ है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर अल्फ़ा आ गया। वो आपसे इसी तरह बीटा के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे इसी तरह गैमा के बारे में पूछ सकता है, तो आपने बिल्कुल बुक के कंसेप्ट के मुताबिक चलना है, इधर उधर से बातें कोई याद नहीं रखनी, वो बुक में से ही आपसे MCQ पूछेगा। 38 क्वेश्चन है इफ़ द वायर ऑफ रेजिस्टेंस बेंट इनटू सर्कल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर, ये वायर है, उसने कहा है कि बेंट इनटू सर्कल, अगर उसको सर्कल में इस तरह कर दिया जाए तो ये 2 पॉइंट्स A और B, इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो ये थी इसकी R रेजिस्टेंस थी, तो इस हाफ की कितनी हो जाएगी, इस हाफ की R/2, इस हाफ की भी R/2 हो जाएगी। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे R/2 + 1/R/2, तो ये आ गया हमारे पास 4/R + 4/R, तो ये 4/R आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक करी, तो ये हमारे पास 4/R आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब ये वाला फार्मूला लेंगे रेसिप्रोकल वाला, तो इसको भी एंड पे आके रेसिप्रोकल करेंगे, R/4 इसका आंसर आ जाएगा, R/4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 का MCQ है इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड इनटू डबल ऑफ इट्स लेंथ, हमें पता है कि R और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जब वो स्ट्रेचिंग के बारे में पूछे तो R का L² रिलेशन है स्ट्रेचिंग के वक्त,
तो ये आपने याद रखना है। डबल की स्ट्रेच करके डबल किया उसने, लेंथ डबल करेंगे तो R 4 टाइम्स हो जाएगा। R कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर वो 3 टाइम्स कहता तो R 9 टाइम्स हो जाता। तो इसी तरह आपने ये फार्मूला याद रखना है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दैट्स द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर विच इज इक्वलेंट टू। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू BA। बी का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कितना होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ए कितना है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर -1 + 2 पर एम्पियर। न्यूटन मीटर पर एम्पियर इसका आंसर आ गया, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर कहीं पे मैंने गलती की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मेरी गलती भी दूर हो सके और बाकी बच्चों की गलती भी दूर हो सके। खुदा हाफिज़।